बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज एपिसोड हमारा फिर स्पेशल है और जून 11 2020। कुछ सवाल अब ऐसे आने शुरू हो गए हैं कि जो जल्दबाजी में है, तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जो आप लोगों के अर्जेंट क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी थोड़ा सा पहले पूछ लिया करें, बजाय इसके कि 11th आवर में आप सवाल पूछें और फिर रिक्वेस्ट की जाए। कोई ना कोई ऐसे सवाल है जो कि हम केटर तो कर देंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ये ना सिलसिला शुरू हो जाए जल्दबाजी का, तो फिर दूसरों के साथ ज़्यादती होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आज का जो पहला सवाल है वो कुछ ऐसा ही है कि एक खातून है और उन्होंने ये कहा है कि मेरी बेटी की शादी आने वाली है और रिश्ते आ रहे हैं, और कुछ प्लीज़ जल्दी से टिप्स दे दें, मैं गलत फ़ैसला नहीं करना चाहती, किस किस्म का रिश्ता उसके लिए चाहिए। देखें और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि जी क्योंकि रिश्ते आ रहे हैं और शादी होने वाली है, जल्दी से जवाब दे दें। लेकिन मेरा ख्याल है उसके बावजूद भी कि 2-2.5 हफ्ते तो हो चुके हैं इस सवाल को आए हुए, तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर मैं इसको नॉर्मल में डालूँगा तो ये 4-5-6 महीने के बाद इसकी बारी आनी थी। तो इस तरह के जो सवाल हैं टाइम से पहले पूछ लिया करें, ज़रूरी नहीं कि जब रिश्ते आने शुरू हों फिर ही आप लोगों ने सवाल पूछने हैं। देखें, बात यह है कि मुझे कोई, जैसे मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें जो स्पेसिफिक जवाब है वो उस वक़्त ही दिया जा सकता है जबकि मालूमात पूरी हों, और मैं आपके साथ 1-on-1 बेसिस से मुझे पता हो बच्ची कैसी है, बच्ची की उम्र क्या है, बच्ची क्या करती है, बच्ची ने क्या पढ़ा हुआ है, आप लोगों की बैकग्राउंड क्या है, तो फिर मैं थोड़ा बहुत आपको स्पेसिफिक जवाब दे सकता हूँ कि जी किस किस्म का रिश्ता है इस बच्ची के लिए, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो क्या करना चाहती है। अब मेरे पास ये फोरम तो है नहीं, आपने सवाल पूछा तो साफ ज़रा फिर मैं एक जेनेरिक सवाल ही दे सकता हूँ उसका जवाब भी, तो जो जेनेरिक जवाब है वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ रह जाएगी तो या फिर आप दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा, या फिर ये है कि उसके लिए आपको काउंसलिंग का टाइम लेना पड़ेगा, 1-on-1 या फ़ोन पे आप पूछ लीजिएगा। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन मैं अक्सर का लोगों से बात करता हूँ कि देखें, जब आप कंपनियां चलती हैं, अदारे इतने बड़े होते हैं, अदारों में लोग नए रखे जाते हैं और 95%, 97% केसेस में एम्प्लॉयज़ जाते हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा 97। अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि गलती का इस्तेमाल नहीं होता और बड़ा सोच समझ के रखा जाता है, और जो एम्प्लॉय रखा जाता है जिस जॉब के लिए वो उस जॉब पे सही रहता है। लेकिन उस कामयाबी के पीछे एक वजह है। उस कामयाबी के पीछे ये वजह है कि जो अदारा होता है वो बहुत ही क्लियर होता है कि जिस शख्स को वो हायर कर रहे हैं उसने काम क्या करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर होते हैं कि उनका कल्चर क्या है, अदारे की क्या वैल्यूज़ हैं और ऑलरेडी किस किस्म के लोग हैं। नंबर 3, वो इस बात पे बहुत क्लियर होते हैं कि जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको हायर किया जा रहा है उस डिपार्टमेंट में जो उसके कोलीग्स हैं वो किस किस्म के, उनके साथ उसका कोई पर्सनैलिटी का क्लैश तो नहीं आएगा। अब ये मोटी मोटी मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि जॉब है उसके बारे में उनको पता है, इस जॉब को करने के लिए उसमें क्या स्किल्स चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस चाहिए, क्योंकि जब ये पता होगा इसने करना क्या है तो बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि इसको करने के लिए किस किस्म की तालीम चाहिए, किस किस्म का तजर्बा चाहिए, किस किस्म की एक्सपर्टीज़ चाहिए, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, ये मैंने आपको एग्जांपल इस वजह से दिया है कि अगर आप भी, हमारे अक्सर औक़ात में सुनता हूँ रिश्ते में गलतियाँ लोगों से होती हैं, उसकी वजह ये है कि हम खुद क्लियर ही नहीं होते, ना हमें ये पता होता है कि जनाब जनरली स्पीकिंग सबको पता है लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है, लेकिन मैं अक्सर बात कहता हूँ कि अगर हम इतने ही यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर चलने वाले हों, मेरा ट्रुथ और आपका ट्रुथ फ़र्क होगा, मेरा ईमान और आपके ईमान के लेवल में फ़र्क होगा, तो अक्सर औक़ात हमें अपने बच्चे और बच्ची की प्रेफरेंस का ही नहीं पता होता। हमने कभी अपने ही घर का नहीं कभी क्या कहते हैं एक्सरे किया होता कि हमें पता हो कि हमारे घर में क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ासियतें हैं, क्या खामियां हैं, और इस घर में
नया जो शख्स आएगा वो किस किस्म का होगा, जो एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आसानी होगी। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास पहले से जवाब हों तो जो रिश्ता हम करते हैं तो उसमें बड़ी आसानियाँ हो सकती हैं। अपने आप को जानना, कहते हैं ना, दो मुकामात के दरमियान दो पॉइंट्स होते हैं जिसके दरमियान में फासला बड़ी आसानी से, एक ये कि आप किधर हैं, कहाँ पे हैं, क्या हैं, और नंबर दो आपने कहाँ पे जाना है। ये दो जो चीज़ें हैं अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कि जी आप लोग कहाँ पे हैं और आप लोग किधर जाना चाह रहे हैं, आपका बेटा किधर जाना चाह रहा है, आपकी बेटी का फ्यूचर क्या है, ताकि ऐसा रिश्ता हो जो कि उसको उस तक पहुंचने के लिए हेल्प कर सके। अब हैविंग सेड दैट, ये बात, लेट्स गो बैक टू द सेम जो सूरत निसा की है, क्योंकि जैसे अदारों के अंदर बड़ा क्लियर पता होता है कि जिस शख्स ने रखा जा रहा है उसने काम क्या करना है। तो अगर मेरा ईमान तो ये बड़ा क्लियर है। अब आप अपना देख लीजिएगा आप इसमें कितने आप में फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट है। मेरे नज़दीक तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको पता होनी चाहिए, माँ बाप को पता होनी चाहिए, बच्चों को आपको तरबियत देनी चाहिए। और ये कुरान पाक की सूरत निसा की आयत नंबर 34 में बार बार इसका जिक्र करता हूँ। ये बहुत की आयत है, और अगर हमारा इन चीज़ों पे ईमान हो तो ये बड़ा क्लियर कट आपको बता रही है कि एक अच्छी मर्द की क्या निशानी है और एक अच्छी औरत क्या होती है। अर्रिजालु कवामून अलन निसा, मर्द औरतों पे कवाम है, बिमा फज़लल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि खुदा ने बात को बात पे फजल दिया, अफजल बनाया है। व बिमा अनफ़िक़ू मिन अम्वालिहुम, इसलिए भी कि वो अपना माल खर्च करते हैं। फ़सालिहातो कानितातो हाफ़िज़ातो मा हफ़िज़ल्लाह, और तो जो अच्छी नेक बीवियां हैं वो अपने खामदों की अतात करने वाली होती हैं और उन चीज़ों की हिफाजत करने वाली होती है जिन चीज़ों को हिफाजत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अब आप देखें इसमें मर्द की है, क्योंकि आपका सवाल अब मर्द के ऊपर है, रिश्ता लड़की का, बेटी का रिश्ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कवाम, इस लड़के ने कोई ऐसा लड़का हो जो कि उसने कवाम बनना है। तो अगर आप एक ऐसे से शादी कर लें जो भी अपने पांव पे नहीं खड़ा हुआ, जो मैच्योर ही नहीं है, तो साफ जरा वो कवाम बनने के लिए, अब आप सोचें ना, एक आपने सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो आप क्या देखते हैं, यार इसको असला चलाना आता हो, जरा सेहतमंद हो, जरा इसका जिस्म ताकत वगैरह ठीक हो, मजबूत हो। खुद ही अगर लागर होगा, कमजोर होगा, बीमार होगा, तो वो क्या आपके घर की हिफाजत करेगा। अब ये कवाम भी कुछ ऐसी चीज ही है, उसने एक नया घर बनाना है, बसाना है, और आपकी बच्ची की निगहबानी करनी है। आपको पता है उस निगहबानी में क्या कुछ एलिमेंट्स शामिल हैं, तब उसने कवाम बनना है। कौम से उसका ख्याल करने वाला हो, खर्च करने वाला हो। अब अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो आपके सामने बड़ा क्लियर कट नक्शा आ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक की आयत है जो कि आप याद रख लीजिए बिगिनिंग में, उसके बाद मैं आगे से आपको थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ बात बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले कवाम है, आपकी बच्ची का कवाम है, और अल्लाह ने उसको फजल दिया, अल्लाह ने उसको अफजल बनाया है, एज अ हेड ऑफ द फैमिली बनाया है। इसके लिए अब आप सोचें, एक आदमी को एक अदारे में सीईओ बनाया जाता है। सीईओ कौन होता है? जिसका तजर्बा ज्यादा है, जिसकी मेच्योरिटी का लेवल ज्यादा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसकी लोग इज्जत कर सकें, जो मेच्योर हो। अगर उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, अगर उसकी पर्सनालिटी में टीनेजर घुसा हुआ है, तो उसकी उस रोल में लोग उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आपकी बेटी उस मियाँ की इज्जत नहीं कर पाएगी जो कि जिस तरह करनी चाहिए, अगर वो मैच्योर नहीं है, अगर वो तजर्बेकार नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल नहीं है, वो एज अ हेड ऑफ द फैमिली घर के मसाइल खुद हल करने की सलाहियत नहीं रखता। उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उसको लगे कि वो आपकी बेटी उसके नीचे महफूज फील करे, उसको पता हो कि यार एक बंदा है, ये सारे मसलों का इलाज इसके पास है, खुदा न खासा कुछ भी होगा ये मुझे संभाल लेगा, ये घर को चला लेगा, ये बच्चों को
तरबियत सही कर देगा, ये हमें अच्छी जगह पे संभाल के रखेगा, मुझे इसके साथ कोई डर नहीं है। तो बच्ची शुड फील प्रोटेक्टेड, फिजिकली भी प्रोटेक्टेड हो, इमोशनली भी प्रोटेक्टेड हो, लॉन्ग टर्म में भी प्रोटेक्शन हो। तो उसको ये लगे कि बस इस एक बंदे को है, बाकी सारी परेशानियां इसकी हैं। अब ये जो मैच्योरिटी का एलिमेंट है, अगर देखा जाए तो इसके पीछे एक साइंस है, और ये हम गलती किए जाते हैं और किए ही जाते हैं। अभी रमजान के अंदर ही 2-3 मेरे पास ऐसे केसेस आए जहां पे क्लास फेलोज के साथ या हम उम्र के साथ, यानी कि अगर एक ही क्लास में नहीं भी थे, एक ही यूनिवर्सिटी की एक ही क्लास में नहीं थे, तो ऑलमोस्ट एक ही, जैसे 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, हम उम्र थे, और वो शादी तो अभी दूर की बात थी ना, मंगनी भी नहीं चली 2-2.5 महीने की मंगनी भी नहीं चली, जिनमें से 2 ऐसे केसेस थे जहां पे स्पेसिफिकली वो 4 साल से इकट्ठे पढ़ भी रहे थे। तो एज अ कोलीग, एज अ क्लास फेलो, अगर आपको वो अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ हस्बैंड भी वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो मैच्योरिटी जॉन सी, उसके बारे में एक ही बात याद रखिए, और ये हर माँ बाप ये गलती कर रहे हैं। देखें, अगर आप स्टडीज को देखें तो खवातीन अपनी उम्र से बहुत जल्दी पहले मैच्योर होती हैं, और ये बात हम अपने बड़ों से सुनते थे जब वो ये कहा करते थे कि जी लड़के की उम्र 5 साल, 8 साल, 10 साल ज्यादा होनी चाहिए। करते करते वो मैच्योरिटी की बात करते थे, ये जो 5, 7, 8 साल का गैप है ये बढ़ना शुरू हो गया है, और ये पिछली कुछ स्टडीज बता रही हैं पिछले 10-15 सालों की कि ये गैप बढ़ी गया है। मसलन एक स्टडी है हमारे पास, और ये न्यू कासल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की स्टडी है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब बच्ची का दिमाग 10, और ये तकरीबन 10 साल पुरानी स्टडी है, 10 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका ब्रेन जो है मैच्योरिटी उसमें 10 साल में आनी शुरू हो जाती है, जबकि लड़कों की मैच्योरिटी 20 साल तक डिले होती है। यानी कि जो ब्रेन का कॉम्पोजिशन है, जो लड़की में 10 साल में ब्रेन में चेंजेस आने शुरू होती हैं, वो लड़कों में 20 साल की उम्र, तो इसका मतलब 10 साल तो इसी में फर्क पड़ गया। ये इसकी वजूहात क्या है, फिर कभी बात करेंगे, बहुत वजूहात है। हमने देखे, मैं इसकी छोटी सी वजह यह है कि लड़कों को बाप पालता था, और वो फार्म पे पलते थे, बाप के अंडर पलते थे, मर्दों में रहते थे, वो जल्दी मैच्योर होते थे। अब हम उसको स्कूलों यूनिवर्सिटियों में चलाते हैं, और वो बाप से नहीं पलता, वो स्कूल टीचरों से और जनाब बेबी सिटर से पलता है या माँ से पलता है, तो उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। एक और स्टडी है, और ये भी इंग्लैंड की स्टडी है, और इसमें उन्होंने बताया कि आदमी और औरत की दिमाग की मैच्योरिटी में 11 साल का फर्क है, और वो उन्होंने ये कहा कि फुल इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी तकरीबन 5-6 साल पुरानी स्टडी है, फुल मैच्योरिटी आदमी में 43 साल में आती है, जबकि फुल मैच्योरिटी औरत में 32 साल में आती है। तो फर्क 11 साल का है। तो आपको सोचें कि 32 साल की औरत फुल मैच्योर है, उसके बाद उसने कुछ नहीं उसमें तब्दीलियां आनी, और 43 साल का आदमी फुल मैच्योर है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक ऐसी बच्ची को जो कि लड़ से 26 साल की थी, जैसे आजकल 24-25 साल में शादी होती है, तो वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। तो अगर इसी 11 साल के आप पीछे ले जाएं, तो इसका मतलब है कि अगर आप हम पल्ला में, अगर आप एक जैसी उम्र में शादी करेंगे उसकी क्लास फेलो के साथ, तो इसका मतलब है कि 11 साल का फ़र्क है मैच्योरिटी में। इनके आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस बच्ची के क्लास फेलो से शादी कर रहे हैं, वो उससे एक्चुअली ब्रेन में मैच्योरिटी में 11 साल छोटा है। अब आप मुझे बताएं, ना वो बच्ची उसकी इज्जत कर पाएगी, मसले मसाइल आने शुरू हो जाएंगे, बचगाना उसकी हरकतें होंगी, घर ऐसे तो नहीं चलेगा।
अब मैं खैर ये स्टडीज़ में पूरे समय प्रोग्राम कर सकता हूँ कि इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन मैंने आपको फिर वो कहते हैं ना प्रोग्राम लंबा हो जाता है, आप लोग सवाल ऐसे पूछते हैं कि मुझे उसकी बेस, अगर तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस का जवाब देना हो, 2 बातें आपको बतानी हो जो कि फैशन में चल रही हो, तो 2 मिनट लगते हैं, 5, 7, 8 मिनट का क्लिप सारे आजकल आपको पता है ट्रेंडी है, 8-10 मिनट के क्लिप्स होते हैं। तो अगर तो मैंने ऐसी कोई बात करनी हो जो कि इन फैशन है, तो वो मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ, 5 मिनट में भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आपको मुझे वो बात करनी पड़े जो आजकल के फैशन से और आजकल के ट्रेंड से फर्क है, तो मुझे फिर आपको समझाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर मेरा प्रोग्राम लंबा हो जाता है। ये पहली मैंने आपको बात बताई है, एज गैप। दूसरी बात सुनिए कि जब वो कवाम है, तो आजकल आपको पता है कवाम किसे कहते हैं, कवामियत के लिए उसको इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं अक्सर का देखता हूँ कि लड़की के माँ बाप अमीर फैमिली में शादी कर लेते हैं, लड़के के बाप को देख के कि अमीर ख़ानदान है, तो वो ये समझते हैं कि क्योंकि अमीर ख़ानदान है तो ठीक रहेगा। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता, और ये बहुत ज़्यादा आम है हमारे दुकानदारों के, बिज़नेस क्लास के तबके में, कि बाप बहुत तरक्की कर जाता है, बाप ने बहुत पैसा कमा लिया है, वो अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पे अपने बच्चे को रख लेता है, उसको डायरेक्टर बना देगा, उसे गाड़ी खरीद देगा, लेकिन वो बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करता। तो ये समझना क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा है, ये मत समझिएगा कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। लड़के के पास कुछ ना कुछ ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए, नहीं तो होगा क्या, वो सारी ज़िंदगी माँ बाप के कंट्रोल में ही रहेगा और लड़की उसके साथ बन नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो अपने खामन को कवाम देखना चाहती है। अगर उसको हर चीज़ पे अपने बाप से पूछने की इजाज़त लेनी पड़ेगी, और वो सारी ज़िंदगी मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे कई नस्लों से ही चलता हुआ आ रहा है कि सास के हाथ में सारा किचन रहता है, वही कंट्रोल करती रहती है। वो जब उसकी डेथ होती है तो बच्ची जो सी बड़ी बहू होती है फिर उसको मिल जाती है, फिर उसकी डेथ होती है तो फिर दूसरी को मिल जाता है। ये इस तरीके से ही चलता आ रहा सिलसिला। अब आप मुझे बताएं कि एक औरत ने सारी ज़िंदगी 2 कमरों में, जॉइंट फैमिली में, घर में, जबकि बहुत अमीर हैं, पैसे बहुत हैं, सैरे भी कर लेते हैं, दुबई का चक्कर भी साल में एक छुट्टी भी मिल जाती है, बाप कहता हो ये सैर सुख करो जाके, लेकिन उसकी कुर्बानी या सेक्रीफाइस क्या देनी पड़ी कि सारी ज़िंदगी अपनी ऑटोनॉमी के लिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में वो खुद फैसला नहीं कर पाए। वो अमीर ज़रूर हैं, लेकिन वो उसी घर में रहेंगे, उसी तरह के करेंगे तो फिर अमीर है, अदरवाइज़ अकेले रह के वो कुछ भी नहीं। उस बच्चे को शायद कोई 50,000, 20,000, 30,000 की नौकरी भी ना दे, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्योंकि वो कवाम है, ये ज़रूर सोचिएगा उस बच्चे की खुद कोई वैल्यू होनी चाहिए। उस बच्चे को चाहे वो नौकरी करता हो, लेकिन उसके हाथ में कुछ अपना पैसा हो, रिस्क उसका बढ़े। ये आपकी बच्ची कहते हैं ना, ये ख़ानदान एक नया बसता है तो रिस्क बढ़ता है। अगर वो इस चक्कर में रहेगा कि जी बाप का रिस्क बढ़ना है, बाप के रिस्क के थ्रू उसको मिलना है, तो वो पता नहीं चल पाएगा, वो अपनी बजटिंग नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे ही रहेंगे, ना वो घर चला पाएंगे, ना उनको सेविंग्स का पता होगा, ना उनको जिम्मेदारियों का एहसास होगा। तो उस बच्चे को कम से कम वो इतना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो, या होने के काबिल तो हो कम से कम। मैं चाहे अगर मैं फ़र्ज़ करें एक बच्चा पढ़ा लिखा है, उसकी वर्थ है मार्केट में, उसको जनाब 2-2.5 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की नौकरी मिल सकती है। अब अगर उसको बाप कहे कि मेरे पास काम कर लो, तो कोई बात नहीं, कर ले वो, लेकिन उसको वर्थ तो है उसकी। अगर उसकी वर्थ ही नहीं है, और उसकी वर्थ ही सिर्फ ये है कि वो उस बाप का, अमीर बाप का बेटा है, तो फिर वो क्या करेगा? तो सादर है, फिर जो आप जिसके हाथ में पैसे होते हैं वो कंट्रोल करता है। तो ये जो है सेकेंडली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, ये काफ़ी बड़ा इशू है आजकल हमारे कल्चर में, कि उस बच्चे में कम से कम इतने ट्रेड्स ज़रूर होने चाहिए। तो आप सिर्फ घर दे के शादी मत कीजिएगा। और ये एक तरीका होता है कि मैं अक्सर का बच्चों से कहता हूँ कि शादी के वक़्त एक ना महर, हक महर इसीलिए कहा जाता था। ये जो हक महर का वर्ड है वो बेसिकली इसीलिए होता था कि वो जो औरत है वो उसको हक, वो उसका हक दे।
अगर वो औरत है उससे शादी करना चाहता है, वो कहती है मुझे जनाब ये चाहिए, जिम्मेदारी है, पैसे दो, तो वो आदमी इस काबिल हो कि अपना, आजकल तो जनाब शादी भी उस लड़के की माँ बाप कर रहे होते हैं, तो हक महर का सौदा भी है, सौदेबाजी भी उसके माँ बाप लगे कर रहे होते हैं, बुजुर्ग कर रहे होते हैं, जबकि ये लड़के लड़की का मसला था कि जी वो मैं इतना हक महर लूंगी और वो इतना हक महर दे, अपने पास से दे। आजकल वो बड़े लड़ रहे होते हैं, जो कि ये अजीब सा कल्चर आया है। तो ये बातें अंडरस्टैंड कीजिए। तीसरी बात जो मुझे अपने एक्सपीरियंस में नज़र आती है, मतलब इस तरह की बातों से मुझे लगता है कि शादियां काफ़ी वीक हो जाती हैं, झगड़े लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तीसरी बात, लड़का क्योंकि कवाम है तो साफ ज़रा है कि उसको एक इंडिपेंडेंट थिंकर होना चाहिए और इंडिपेंडेंटली वो डिसाइड करने वाला हो, डिसीजन मेकर हो हर बात में। जब आप बहुत बड़े दरख्त के नीचे रहते हैं, जब आप अपने बाप के साथ रहते हैं, तो अक्सर औक़ात होता ये है कि वो, क्योंकि आपके वाले साहब ही सब कुछ कर रहे होते हैं, तो बच्चों के मसल डेवलप नहीं होते खुद फैसला करने के। वो कभी अम्मा से पूछते हैं, कभी अब्बा से पूछते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आपको अपने ऊपर ज़ात पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अक्सर औक़ात तो फिर ये भी होता है कि वहाँ पे उल्टा माँ बाप जो उनसे उस बच्चे को शटअप कॉल देते हैं। अगर वो कुछ फैसला करे भी तो उसको करते करते उसको ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंस अगर गलत आ जाए तो उसको ऐसे शटअप कॉल दी जाती है कि ऐसा ऐसा वो फैसला करना ही छोड़ देता है, और सारे फैसले माँ बाप ही कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा है कि अगर ये वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या वो माँ के इन्फ्लुएंस में है, या वो हर बात बाप से पूछ के करता है, तो जो बीवी है वो उसकी इज्जत नहीं कर पाएगी। बीवी उसे कुछ कहे तो क्या, अच्छा मैं अब्बू से पूछता हूँ, अच्छा मैं अम्मा से पूछता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता घर में मुश्किलात आनी शुरू हो जाती हैं। तो कवाम होने के लिए भी ज़रूरी है कि वो फैसले अपने इंडिपेंडेंटली कर सके, और उसमें ये सलाहियत हो कि अपनी फैमिली के लिए, अपनी फलाह के लिए, अपनी औलाद के लिए सही फैसले कर सके। मेरा इसमें एक और तजर्बा भी है कि जब मैं देखता हूँ अक्सर औक़ात कि जो, और ये मैं आपको अपर क्लास की बात बता रहा हूँ, जिसको आप पढ़ी लिखी मिडिल क्लास कहते हैं या अपर क्लास कहते हैं, कि जब जहाँ पे, क्योंकि ये पैम्पर्ड क्लास है, जहाँ पे अगर आप देखें ना, एक भाई 3 बहनों का एक भाई है, तो अक्सर कहा तो बच्चियों के माँ बाप की भी राल टपकती है, इकलौता लड़का है जी। जबकि ये दिस इज़ नॉट अ गुड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है मुझे कि जब एक बच्चा 3 बहनों और एक माँ के साथ पल रहा है, तो अक्सर औक़ात वो माँ बाप, वो माँ और बहनों के इन्फ्लुएंस में होता है, उसकी कई चीज़ें डेवलप ही नहीं होती, वो एक तरह था मॉमीज बॉय बन जाता है। तो वही बाद में झगड़ों की बुनियाद पड़ती है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट उसको थिंकर होना चाहिए और इंडिपेंडेंटली उसको डिसाइड करने की सलाहियत उसमें होनी चाहिए। चौथी बात, ख़ानदान और नस्ब की बात। इस पे आजकल की नई नस्ल बिल्कुल भी नहीं मानती। बराबरी के ऊपर हम इसको ले आते हैं कि जनाब ये तो इस्लाम जो है वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, जनाब ये है जी। किसी ज़माने में इन बातों की बड़ी वक़्त होती थी, लेकिन शायद हमने उसको गलत तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से औलादों को समझ नहीं आ पाई, और वो नए दौर में और नई चीज़ों के ऊपर शायद वो ऐसे आए कि उन्होंने समझा कि ये शायद कोई ऐसी चीज़ है जो कि बुरी है और इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि एक ज़ात दूसरे से सुपीरियर है। अगर ये भी अगर आप समझें तो चलो इसको छोड़ दें आप। मैं आपको एक और तरफ से ये बताता हूँ कि ये अहम क्यों है। देखिए, हर ख़ानदान की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। आपको पता है, औलाद जो होती है वो अपने एनवायरनमेंट की पैदावार होती है। कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, मसलन जो लीनियज चल रही है, और वो कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनके साथ वो चीज़ें मंसूब हैं। अच्छे बुरे लोग हर ख़ानदान में होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग होता ये है कि उस बच्चे में उस ख़ानदान की चीज़ें होंगी, उस बच्ची में उस ख़ानदान की चीज़ें होंगी जो उसने देखा होगा। मसलन अगर आप देखें, एक आप ये मैं क्रूड एग्जाम्पल ही साफ ज़रा दे सकता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अगर एक बच्ची, अगर उसने देखा है कि उसके घर में माँ, उसकी लड़के की माँ या लड़की की माँ वर्किंग थी, तो साफ ज़रा कि फिर वो बच्ची या बच्चा जो है जिसकी खुद माँ थी वो उसी चीज़ को पसंद करेगी। वो भी फिर कल को अपनी वर्किंग बीवी चाहेगा, या जो लड़का है वो भी ये चाहेगा, ये लड़की जो सी है वो भी कल को काम करना चाहेगी कि लड़का उसे काम ना करवाना चाहे।
तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आप किसी तरह से भी आ जाइए, तो ये जितनी भी आपने इर्द गिर्द जो देखा होता है ख़ानदानी रवायात को, वो उसमें इनके उसकी बिहेवियर में शामिल हो जाती हैं, उसके रवैये में आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। वही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे लाशऊर में होती हैं, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगी। यानी कि वो लड़का अगर आपको लगे कि वो ख़ानदान का फ़र्क है, तो हर ख़ानदान के फ़र्क के साथ पूरा वैल्यू सिस्टम भी फ़र्क होता है, ट्रेडिशंस लगी होती हैं, रस्म व रिवाज फ़र्क होंगे, तो फिर वो एडजस्टमेंट का फ़र्क पड़ जाता है। बस अगर आप एक और एग्जांपल देख लें, अगर एक लड़का है या लड़की है जॉइंट फैमिली सिस्टम से आ रही है और आपका घर जो है वो न्यूक्लियस फैमिली का है, तो वो बच्ची या आप जो उनसे हैं न्यूक्लियर, आप वो जॉइंट में फैमिली में रहने वाले हैं और वो न्यूक्लियर फैमिली से आ रही है, उसमें भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए ख़ानदान या उसमें जो आपको उनके ख़ानदानी वैल्यूज़ नज़र आए वो आपके घराने से मिलती जुलती हों, बजाय इसके कि आप उसको उस जगह से ला के टोटली दूसरी चीज़ें सिखाने की कोशिश करें जो मुश्किल होगी, शायद वो ना सीख पाए। तो आपको चाहिए उसी से मिलते जुलाने के, आपके घराने एक जैसे हों, एक जैसी वैल्यूज़ हों। मसलन हर चीज़ की जो उनकी, फर्ज करें एक दुकानदार फैमिली है, उसकी वैल्यूज़ टोटली फ़र्क होंगी, एक पढ़ी लिखी फैमिली है, उनकी वैल्यूज़ फ़र्क होंगी। तो अगर आप दोनों ही बिजनेस वाले हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक बिजनेस वाला है, क्योंकि बिजनेस वाले जो पहले लोग हैं उनको तो ये लगता है कि हर चीज़ पैसा है, वो सुबह से शाम तक उनको सिर्फ पैसे का पता है, उनको नहीं पता कि खर्च करने की जगह तालीम पे भी खर्च किया जाता है। तो वो आपकी बच्ची को या आपके घराने में वो तालीम को वैल्यू नहीं करेंगे, उनको सिर्फ पैसे का इशू है। तो इसलिए कई, मैं बता रहा हूँ, कई चीज़ें जुड़ी होती हैं, उस वैल्यूज़ आपकी इक़दार जौन सी हैं वो आपकी फैमिली में आपको नज़र आ रही होती हैं कि इस फैमिली में क्या है। तो एक और जो टिप होती है इस चीज़ के अंदर वो ये होती है कि जो वो कहते हैं ना, डॉक्टर स्टीवन कोवी भी कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आपको ये देखना चाहिए कि जनाब जो लड़का है वो उसके बाप को देखो, लड़की जो सी उसकी माँ को देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसने अपनी माँ जैसा बनना है या उसने अपने बाप जैसा बनना है। आदमी चाहे तो बदल सकता है, लेकिन अगर चाहा नहीं तो लाशौरी तौर पे उसने अपने बाप जैसा बनना है, उसकी वही खुसूसियात, उसकी वही सब कुछ होगा। और इसी तरीके से अगर लड़की है तो उसने अपनी माँ जैसा ही बनना है, अगर उसने कोशिश नहीं की अपने आप को बदलने की। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से मुझे और जो नज़र आता है, पाँचवीं चीज़ जौन सी है, मैं इसमें बड़ा कुछ बोल सकता हूँ, यानी मैं आपको सिर्फ बेसिक मिनिमम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5वें लेवल पे एजुकेशन देखें, कवाम है। बाज़ बार मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ आजकल आपको पता है बहुत स्मार्ट होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, जनाब टॉपर्स हैं, ग्रेड लिए हुए ए, लड़का बेचारा एवरेज सा है। अक्सर का तो मैं देखता हूँ लड़का कम पढ़े लिखे भी होते हैं। तो ऐसा ना किया करें। देखें, एजुकेशन के साथ वो एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर तो है। घर का कवाम वो है, घर का हेड वो है। ये अब ऐसी बात ही है कि आप किसी डिपार्टमेंट के हेड को ऐसा बना दें जो कि अपने कुलीग से, अपने जूनियर से भी कम पढ़ा लिखा हो। मसलन आपके नीचे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों और ऊपर आप किसी बीकॉम का क्लर्क को बैठा दें उनका हेड बना के, तो आप मुझे बताएं उस शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो इसी तरह अगर घर का कवाम है तो ये ज़रूर होना चाहिए कि जो लड़का है उसको आपकी बच्ची से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो बच्ची जौन सी है उसकी तरफ देख सके, उसका मशवरे को वैल्यू कर सके, उसकी बात को वैल्यू समझ सके, क्योंकि फैसला तो उसने करना है, घर का हेड तो वो है। तो ये है जनाब 5वीं चीज़। और छठी फाइनली, रिलीजन के अंदर जो हमारे बिलीफ्स हैं, बेसिक हमारे घराने दीनी लेवल पे भी एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ही मॉडर्न घराना है और दूसरी तरफ जनाब बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म का या इस्लामी मुआशरा है, वैल्यूज़ बहुत ही फ़र्क ना हो। मैं अक्सर का लोगों को देखता हूँ कि जनाब एक घराना एक इस तरफ एक्सट्रीम पे होता है, दूसरा इस एक्सट्रीम पे होता है। तो मिलती जुलती आपकी वैल्यू हो। अगर नमाज़ पढ़ने वाले हैं तो दोनों नमाज हो, सबको हलाल हराम की तमीज़ होनी चाहिए, सब हराम से बचने वाले हों। अक्सर का ये भी होता है कि एक ऐसा मिल गया,
मसलन आपकी बच्ची ने तो जनाब बड़ा इस्लाम पढ़ा हुआ है, बड़ा कुछ इबादतें उसने जनाब सुबह के और शाम के वही अफ्कार पढ़ती रहती है, कुरान पाक पढ़ती रहती है, और मियाँ साहब जो उनसे जनाब वो शराब में और हल्ले गुल्ले में रहते हैं। घर का हेड तो वो है। जब आप सोचें रात की तरबियत कैसी होगी। तो जब कवाम है तो देख, इसीलिए आपको याद होगा क्या आप देखेंगे आदमी को नॉन मुस्लिम से लड़की से शादी करने की इजाज़त है, लेकिन मुसलमान औरत को नॉन मुस्लिम से लड़के से शादी करने की इजाज़त, इसलिए कि हेड कौन है। अगर लड़का हेड है और वो मुसलमान है, उसकी बीवी कोई भी आएगी तो अगर वो वाकई कवाम है तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है, समझा भी सकता है, नहीं मेरे बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन अगर ये ऑपोजिट है तो वो सब तो फिर कहानी ख़त्म हो गई। तो इसी तरीके से ये ना हो कि आपकी बच्ची तो बहुत पढ़ी, और अक्सर कहा मैं लड़कों की माओं को भी बड़ा मैं सुन रहा होता हूँ कि बच्चा तो उनका जनाब नमाज के करीब नहीं आता, दीनी तौर पे बिल्कुल ही पैदल है, हर किस्म की फजूलियात में वो शामिल है, लेकिन वो चाहती हैं बहू बहुत ही नमाजी परहेजगार आ जाए ताकि बैलेंस आउट हो जाए। ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और गलत फहमी है। तो ऐसी शादियाँ नहीं चलती। तो मेरा ख्याल है ये मोटी मोटी मैंने आपको 6 बातें बताई हैं, जिनको सोच के अल्लाह का नाम लीजिए, सोचिए, इन चीज़ों को मैच करने की कोशिश कीजिए और उन रिश्तों को इन 6 चीज़ों पे परखिए। तो अगर इसके बाद भी आप करें तो अल्लाह से पूछें, मदद मांगें, इस्तिखारा करें, लेकिन ये अपना होमवर्क ज़रूर करें। जब आपको एक ज़ाहरी तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा, तो फिर इस्तिखारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको लगे कि यार ये सारे 2 फैमिलीज़ हैं जो कि इस पर पूरी उतरती है, तो उसके बाद अल्लाह से पूछ लीजिए, मदद मांगिए, बच्ची से पूछिए। तो आई होप के ये इतने मिनट में इतना ही मैं जवाब दे सकता हूँ। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा होमवर्क करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्ची को भी जानने की कोशिश कीजिए, उसकी एस्पिरेशंस क्या है। वो हाउसवाइफ बनना चाहती है, वो ज़्यादा बच्चे करना चाहती है, उसको बड़ी फैमिली पसंद है, उसको छोटी फैमिली पसंद है, वो हल्ला गुल्ला करने वाली है, वो खामोश तवा रहने वाली है, उसके नज़दीक दुनिया क्या है, ज़िंदगी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको जितना ज़्यादा आपको उसके बारे में पता होगा और सही गलत का पता होगा, उतना ही आपका फैसला ठीक होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।